ये कहानी धरती की नहीं बल्कि ब्रह्मांड के एक ऐसे क्रूर और अंधेरे कोने की है जहां दया का कोई वजूद नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही कानून चलता है, मारो या मर जाओ। यहाँ अगर आपने अपने से कमजोर का शिकार नहीं किया तो आप खुद शिकार बन जाएंगे। हम डेक नाम के एक एलियन को देखते हैं जो अपने क्लेन का शारीरिक रूप से सबसे कमजोर सदस्य है। वो अपने बड़े भाई से मिलने जाता है जो इस क्लेन का एक महान योद्धा है। उसके भाई के पास वो मुखौटा है जिसे पहनना हर शिकारी का सपना होता है। डेक को भी वो मुखौटा चाहिए पर उसका भाई उसे बेरहमी से उसके ऊपर हमला करता है। वो डेक से नफरत से नहीं बल्कि उसे एक योद्धा बनाने के लिए लड़ रहा है ताकि वो इस जालिम दुनिया में टिक सके। पर डेक की कमजोरी के आगे उसके भाई की ताकत बहुत ज्यादा है। लड़ाई के बाद उसका भाई डेक को एक स्पेसशिप के अंदर ले जाता है और उसे प्रूफ ऑफ वर्थ के बारे में बताता है। एक ऐसा शिकार जिसे लाने वाला एलीट शिकारी बन जाता है, मतलब जो उसे मार सके वो क्लेन में शामिल होने का हकदार है। वो उसे एक और नक्शा दिखाता है जिसमें एक खौफनाक जीव दिख रहा है। भाई कहता है ये कालिश्क है, एक ऐसा शैतान जिससे हमारे क्लेन के लीडर और हमारे पिता भी डरते हैं। ये जीव गीना नाम के एक डेथ प्लेनेट पर रहता है जहां जाना साक्षात मौत के मुंह में जाने जैसा है। डेक अपनी आंखों में आग लेकर कहता है मैं वहां जाऊंगा और उस कालिश्क को मारूंगा ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं। पर उसका भाई उसे रोकता है क्योंकि वहां से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा। तभी आसमान से एक विशाल एयरक्राफ्ट उतरता है और उसमें से निकलता है उनके क्लेन का सबसे खूंखार लीडर और उनका पिता निजोर। वो नफरत से डेक की ओर देखता है और अपने बड़े बेटे से कहता है कमजोर को इस ग्रह पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुमने इस कचरे को अब तक जिंदा क्यों रखा है? निजोर हुक्म देता है कि डेक को अभी इसी वक्त खत्म कर दिया जाए। अपने पिता की आज्ञा मानकर भाई तलवार निकालता है और डेक की तरफ बढ़ता है। बेचारा डेक घबरा जाता है पर अचानक भाई की तलवार उसको आजाद कर स्पेसशिप के अंदर फेंक देती है और वो डेक को बचाने के लिए अपने पिता से ही भिड़ जाता है। निजोर पागल हो उठता है और अपनी गायब होने की शक्ति का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही अपने बेटे का हाथ काट देता है। वहीं डेक स्पेसशिप के अंदर चीखता रह जाता है। निजोर कहता है कमजोर का साथ देने वाला भी कमजोर है। अपने आखिरी पलों में मौत के सामने होकर भाई डेक को बचाने के लिए चुपके से लॉन्च बटन दबा देता है। निजोर अपनी तलवार डेक के भाई के सीने के पार कर देता है। अपने भाई को मरता देख डेक के पास दुख मनाने का वक्त भी नहीं था क्योंकि उसका स्पेसशिप तेजी से उस नरक यानी गेना ग्रह की ओर बढ़ने लगता है। डेक का स्पेसशिप गेना ग्रह के वायुमंडल में आग के गोली की तरह प्रवेश करता है जिससे शिप पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए डेक अपनी इजेक्शन सीट को शिप से अलग कर देता है लेकिन एक ड्रैगन जैसा जीव उससे टकराता है और किसी तरह वो घने जंगल में क्रैश लैंड करता है। डेक जिंदा तो है लेकिन असली मुसीबत तो अभी शुरू हुई है। उसे किसी के होने की आहट सुनाई देती है। वो खुद को एक ऐसे जंगल में पाता है जहां पेड़ ही शिकारी है। ये विशाल नरभक्षी पेड़ अपनी लंबी और कातिल लताओं से डेक पर हमला कर देते हैं। डेक अपने धनुष से बचने की कोशिश करता है पर उन पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर वो अपनी पुश्तैनी तलवार से लताओं को काटता है पर उनकी तादाद हजारों में है, इसलिए वो उनसे बचते हुए किसी तरह ऊंची चट्टान पर चढ़ जाता है जहां इन शिकारी पेड़ों की पहुंच नहीं है और उसकी जान बच जाती है। वहां वो पत्तों को सक्रिय कर अपने घावों पर मरहम लगाता है। इस दौरान उसे एक अजीब कीड़ा दिखाई देता है। दरअसल ये ऐसा कीड़ा है जो खतरा महसूस करते ही फट जाता है। खैर इसके बाद वो आगे बढ़ता है। उसके सामने एक खूबसूरत घास का मैदान आता है जहां अजीबोगरीब फूल खिले हैं, लेकिन जैसे ही डेक कदम बढ़ाता है वे फूल अपना रूप बदलकर खूंखार कांटों में तब्दील हो जाते हैं। तभी उसे एक चीख सुनाई देती है। वहां एक इंसानी लड़की थी जो पेड़ पर फंसी हुई है। वो कहती है कि मुझे पता है तुम कालिश का शिकार करने आए हो, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन डेक का योद्धा स्वाभिमान आड़े आता है। वो गर्व से कहता है मैं एक योद्धा हूँ, मैं किसी की मदद नहीं लेता। लड़की हंसकर कहती है योद्धा अकेले मरते भी हैं। तभी आसमान से ड्रैगन जैसे उड़ने वाले जीव दिखते हैं। लड़की बताती है कि ये जीव खुद हमला नहीं करते बल्कि उन जहरीले पौधों के पास पत्थर फेंकते हैं ताकि कटे शिकार को चुभे और पैरालाइज हो जाए। उसके बाद ये उसे जिंदा खा जाते हैं। ड्रैगन पत्थर फेंकना शुरू करते हैं। डेक बचने की कोशिश करता है पर एक जहरीला कांटा उसे लग जाता है। उसका शरीर सुन्न होने लगता है। मौत को करीब देख वो अपना एक छोटा हथियार उस लड़की की तरफ फेंकता है। तभी एक ड्रैगन डेक पर झपटने ही वाला था लेकिन लड़की ने उसे वहीं ढेर कर दिया। फिर लड़की उसे दोबारा होश में लाती है उसी पौधे से क्योंकि वो खुद ही इसका तोड़ है। जैसे ही वो उठता है उसे पता चलता है कि उसकी टांग नहीं है। दरअसल ये लड़की एक एंड्रॉइड रोबोट है। उसका नाम थिया है जिसे इंसानों की मशहूर वेलैंड यूटानी कॉरपोरेशन ने इस खतरनाक ग्रह के रहस्यों को सुलझाने के लिए बनाया था। थिया बताती है इंसान यहाँ एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते।
इसलिए हमें भेजा गया था, पर कालिश्क ने सब कुछ तबाह कर दिया। कालिश्क का नाम सुनते ही डेक चौंक जाता है। थिया अपनी कटी हुई टांगों की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उसने उस शैतान को देखा है और उसी ने उसकी ये हालत की है। वो डेक को चेतावनी देती है, तुमसे पहले भी तुम्हारे योद्जा क्लेन के कई महान योद्धा यहाँ आए, पर कालिश के सामने कोई टिक नहीं पाया। थिया एक सौदा पेश करती है। वो डेक को कालिश तक पहुंचाएगी और बदले में डेक उसे उस जगह तक ले जाएगा जहां उसे नई टांगे मिल सकें। डेक का योद्धा स्वाभिमान फिर जाग उठता है। योद्धा कभी किसी की मदद नहीं लेते, लेकिन तभी डेक देखता है कि उसका नेविगेशन गियर पूरी तरह खराब हो चुका है। इस अनजान और जालिम ग्रह पर वो बिना दिशा के भटक कर मारा जाएगा। थिया चतुराई से कहती है, मुझे एक साथी की तरह नहीं बल्कि एक टूल की तरह इस्तेमाल करो। डेक को यह बात समझ आती है। वो थिया को अपनी पीठ पर लेकर आगे बढ़ने लगता है। आगे उनका रास्ता एक पतली सी स्ट्रीम से गुजरता है। ये साधारण पानी नहीं था, इसमें मछली जैसे इम्ब्रे एंगुइस नाम के जहरीले जीव थे जो शिकार देखते ही खौफनाक एसिड फेंकते हैं। लेकिन थिया उन्हें रोक देती है। उसे पता था कि इन जीवों को बिना लड़े कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। डेक एक जगह डालियों को काटता है और थिया को लेकर मौत के दानों की तरफ बढ़ने लगता है। रात होने लगती है और वे दोनों एक सुरक्षित जगह पर रुकते हैं। थिया उसे अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि वो 2 साल पहले इस ग्रह पर अपनी बहन टेसा के साथ आई थी। उनके साथ सैकड़ों एंड्रॉयड रोबोट भी आए थे, लेकिन वे दोनों उनसे अलग है क्योंकि उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस है जो इस ग्रह को समझने में मदद करता है। 2 हफ्ते पहले कालिश के हमले ने उन्हें अलग कर दिया, लेकिन थिया को यकीन है कि टेसा अब भी जिंदा है। उधर वेलैंड यूटानी के गुप्त बेस कैंप में हमें टेसा दिखाई देती है। उसे रिपेयर किया जा चुका है और उसे एक नया मिशन दिया गया है, स्पेसिमेन X522, जिसमें उन्हें यहाँ के अद्वितीय जीवों को पकड़कर उन पर रिसर्च करना है। टेसा अपनी बहन थिया को ढूंढना चाहती है, लेकिन कॉर्पोरेशन के सख्त आदेश उसे रोक देते हैं। अगली सुबह डेक और थिया एक अजीब घास के मैदान में पहुंचते हैं। यहाँ की घास सुइयों की तरह कटीली है। थिया बताती है कि यहाँ एक विशालकाय जानवर चल रहा है। ये बोन बाइसन है और यही कालिश्क का खाना है। तभी एक छोटा सा बंदर जैसा मासूम जीव डेक के पास आता है, जैसे वो उन्हें रास्ता दिखाना चाहता हो। डेक शिकार करने का फैसला करता है ताकि खाने का इंतजाम हो सके। बोन बाइसन भागने लगता है और कटीली घास पर उसका पीछा करना नामुमकिन है। डेक पेड़ों के सहारे उसका पीछा करता है, लेकिन अनजाने में वही मासूम बंदर जैसा जीव उनके रास्ते में आ जाता है। तभी अचानक बोन बाइसन उन पर हमला कर देता है, लेकिन डेक एक ही बिजली की फुर्ती वाले वॉर से उसे ढेर कर देता है। वो छोटा जीव डेक की इस भयानक ताकत को देखकर दंग रह जाता है, पर अभी वे उस शिकार का जश्न मनाते कि अचानक पेड़ों के पीछे से एक विशाल टेंटिकल निकलता है और डेक और थिया को हवा में उठा लेता है। डेक पूछता है, क्या यही कालिश्क है? थिया चिल्लाकर कहती है, नहीं, ये लूना बग है, उससे भी कहीं ज्यादा भूखा। लूना बग उन्हें अपने विशाल जबड़े में डालने ही वाला था कि तभी वो छोटा बंदर जैसा जीव अपनी जान जोखिम में डालकर उसका ध्यान भटका देता है। लूना बग डेक को छोड़कर उस छोटे जीव के पीछे पड़ जाता है। डेक जो योद्धा होने के नाते दया नहीं दिखा रहा था, पर इस बार मासूम बंदर जैसे जीव को बचाना चाहता है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। वो अपनी कुल्हाड़ी से एक विशाल पेड़ को काटकर लूना बग के ऊपर गिरा देता है और फिर उसके सिर को चीरकर मार देता है, जिससे उस मासूम जीव की जान बच गई। दूसरी तरफ थिया की बहन टेसा अपने मिशन पर निकल चुकी है। उसके साथ वेलैंड यूटानी की एक ट्रेंड एलीट सोल्जर टीम है। वही नरभक्षी पेड़ अपनी लताओं से उन पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन टेसा और उसकी टीम कोई साधारण नहीं है। वे अपनी प्लाज्मा कटर और थर्मल ब्लास्टर से उन लताओं को पल भर में जलाकर राख कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए टेसा उसी जगह पहुंच जाती है जहां डेक का स्पेसशिप क्रैश हुआ था। वो मलबे की जांच करती है और उसे समझ आया कि ये योद्धा का है, मतलब इस मौत के ग्रह पर एक नया योद्धा आया है। उसे यहाँ उनका एक बॉम्ब मिलता है जिससे किसी को भी जमाया जा सकता है। यहाँ रात के सन्नाटे में डेक, थिया और वो छोटा जीव एक सुरक्षित गुफा में बैठे हैं। थिया उस मासूम जीव का नाम बर्ड रखती है। थिया मुस्कुराते हुए कहती है, बर्ड, डेक और मैं, हम एक बेहतरीन टीम बन सकते हैं। डेक, जिसने आज कई बड़े क्रीचर्स को धूल चटाई थी, शांत और थोड़ा खुश बैठा है। थिया अंदाजा लगाती है कि शायद बर्ड अपने क्लेन से बिछड़ गया है, इसलिए अकेला है, लेकिन वो डेक से भी पूछती है कि वो अकेला क्यों है। डेक अपने बारे में बताता है, मेरा कोई क्लेन नहीं है, मेरे पिता ने मेरे बड़े भाई को मार दिया और मुझे पहले ही क्लेन से निकाल दिया गया क्योंकि उनके लिए मैं कमजोर हूं। डेक के शब्दों में नफरत से ज्यादा दुख है। तभी माहौल को हल्का करने के लिए बर्ड एक मजेदार हरकत करता है, जैसे डेक कर रहा था। डेक जब गुर्राता है तो बर्ड भी गुर्राने की कोशिश करता है। डेक जिस तरह अपनी तलवार साफ कर रहा था, तो वो भी ऐसा ही करने लगता है। खैर, अगली सुबह होती है और डेक आगे बढ़ने की तैयारी करता है, लेकिन वो बर्ड को साथ ले जाने से मना कर देता है। उसका सीधा तर्क है, योद्धा अकेले शिकार करते हैं, पर डेक थिया को साथ लेता है क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ एक टूल है।
रास्ते में एक झरने के पास थिया पूछती है कि उसके पिता ने उसके भाई को क्यों मारा। डेक बताता है वो लीडर है और उसके लिए जो कमजोर है उसे जीने का हक नहीं। ये सुनकर थिया उसे धरती के अल्फा भेड़ियों का उदाहरण देती है, जहां लीडर का काम कमजोरों को मारना नहीं बल्कि पूरे समूह की रक्षा करना होता है। डेक को ये बात समझ नहीं आती क्योंकि उनके ग्रह पर ऐसा कुछ नियम नहीं है, वहां दया कमजोरी मानी जाती है। वे उस जगह पहुंचते हैं जहां कलिश्क का बसेरा है। चारों तरफ लाशें और मलबा बिखरा होता है। दरअसल इसी जगह एंड्रॉयड रोबोट्स और कलिश्क की लड़ाई हुई थी। थिया को वहां अपनी टांगे मिल जाती हैं और वो टांगे जोड़ने का प्रोसेस शुरू करती है। इस दौरान डेक गर्व से कहता है कि अब मैं कलिश्क को पकड़ेगा, अपने भाई के लिए मैं अपने आप को साबित करूंगा। लेकिन तभी थिया कहती है तुम्हें यहां से भागना होगा, मैंने टेसा को सिग्नल भेज दिया है, वे यहां कलिश्क को पकड़ने आ रहे हैं। यह सुनकर डेक का खून खौल उठता है। उसे लगता है कि उसकी दोस्त ने उसे धोखा दिया और उसका शिकार चुराने के लिए अपनी टीम बुला ली। गुस्से में पागल डेक वहां रखे गैसोलीन में आग लगा देता है, लेकिन इस धमाके की गूंज के साथ कालिश्क प्रकट होता है। वो कोई साधारण जीव नहीं बल्कि साक्षात यमराज है। विशाल शरीर, फौलाद जैसी खाल और आंखों में चमकती नफरत। डेक और कालिश्क के बीच खूनी जंग छिड़ जाती है। किसी तरह डेक अपनी तलवार से कालिश्क की पूंछ काट देता है। कालिश्क का शरीर खुद को रीजनरेट कर लेता है। एक तरह से वो अमर है। कालिश्क डेक को उठाकर पटक देता है। वो थिया के ऊपर गिरा, जिससे थिया की टांग जुड़ने से पहले ही अलग हो गई। कालिश्क अपनी जीभ से उसको पकड़कर निगलने वाला था, लेकिन डेक हार नहीं मानता। वो अपने आप को बचाते हुए उसके ऊपर चढ़ता है और तलवार से कालिश्क का सिर काट देता है। पर उस शैतान का सिर फिर से उससे जुड़ जाता है। कालिश्क गुस्से में आकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन कुछ एहसास होता है और डेक को नहीं मारता। तभी आसमान से एक क्रायो बम गिरता है। टेसा ने डेक का ही बम इस्तेमाल किया। बम के फटते ही डेक और कालिश्क दोनों बर्फ की तरह जम जाते हैं। इसके बाद टेसा उन्हें अपने बेस में ले जाने लगती है। रास्ते में वो डेक के दिमाग को स्कैन करने की कोशिश करती है, पर वो उसे पढ़ नहीं पाती। फिर वो थिया को ठीक करती है और बताती है कि उसने कालिश्क को भी पकड़ लिया। वो अपने आप जुड़ जाता है। इसका तरीका जानने के लिए वे उस पर रिसर्च कर पाएंगे। थिया अपने सफर के बारे में बताती है कि डेक ने उसकी मदद की, इसलिए वो उसे छोड़ने को कहती है, लेकिन टेसा ऐसा नहीं करती। वो डेक के शरीर में रसायनों के इंजेक्शन लगाती है ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। डेक दर्द से तड़पता है और थिया ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो ये सब रोक देती है। ये देखकर टेसा ठंडे स्वर में कहती है, इंसानियत ने हमें रिसर्च के लिए बनाया है, भावनाओं के लिए नहीं। तुम कमजोर हो चुकी हो थिया। वो रोबोट्स को डेक के साथ थिया को भी यही कैद रखने का ऑर्डर देती है, लेकिन तभी थिया प्रोग्रामिंग के खिलाफ जाकर लैब का लॉक तोड़ देती है और डेक को आजाद कर देती है। अधमरा डेक ऊंचे झरने से नीचे कूद जाता है, टेसा की पहुंच से दूर। इसके बाद डेक सीधा अपने भाई के क्रैश हुए स्पेसशिप में पहुंचता है। वो अपने घावों को ठीक करता है और अपने भाई का वो मुखौटा उठाता है। अब उसके पास मौका था कि वो शिप ठीक करके यहाँ से भाग जाए, पर वो थिया को अकेला नहीं छोड़ सकता था। डेक अब एक इंजीनियर शिकारी बन चुका था। वो जंगल के खतरनाक संसाधनों का इस्तेमाल करता है। वो उन फटने वाले कीड़ों को इकट्ठा करता है जो ग्रेनेड का काम करेंगे। वो इम्ब्रे एंग्विस जैसे जहरीले को भी पकड़ता है जो तेज आग का काम करेंगे। तभी उसे जमीन पर कालिश्क के पैरों के विशाल निशान दिखते हैं। हैरानी की बात यह थी कि उस निशान के बीच बर्ड बैठा था। डेक का मास्क डेटा स्कैन करता है और एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। कालिश्क कोई नरभक्षी दानव नहीं बल्कि बर्ड की माँ है। वो पागल होकर सबको इसलिए मार रही थी क्योंकि उसका बेटा बर्ड खो गया था। इधर बेस में टीजा कंपनी से झूठ बोलती है कि योत्जा मारा गया ताकि उसकी नाकामी छिप सके। उसका अगला प्लान कालिश्क को धरती पर भेजना है ताकि उसकी रीजनरेटिव शक्तियों पर सही तरह रिसर्च हो सके। इसी दौरान डेक ने थिया के रोबोटिक पैरों को दूर से ही रिमोट से एक्टिवेट कर दिया, जिससे बेस की सिक्योरिटी कंफ्यूज हो जाती है। तभी धमाकों के साथ डेक और बर्ड बेस में घुसते हैं और उन सभी को एक एक करके खत्म करने में जुट जाते हैं। वे थिया तक उसके पैर पहुंचा देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई। लेकिन तभी ये गार्ड्स आते हैं, लेकिन थिया उन पर हमला करती है। साथ ही अपने पैरों की मदद से वो उन्हें खत्म कर देती है और आखिरकार थिया के पैर उसकी बॉडी से जुड़ जाते हैं। फिर थिया डेक से कहती है, चलो चलो अब यहाँ से भागे, पर डेक मना कर देता है। उसमें अब वे इंसानी जज्बात आ गए थे जो उसने थिया से सीखे थे। वो बताता है बट कालिश्क का बेटा है और हमें उसकी माँ को बचाना होगा। तभी यहाँ कई सारे एंड्रॉयड रोबोट्स की फौज आ जाती है, लेकिन डेक अपने नेचर बॉम्ब के जरिए एक झटके में उनके चिथड़े उड़ा देता है। टेसा को जब पता चलता है तो वो एक विशाल रोबोटिक एक्सोसूट पहनकर बाहर आती है। वो डेक पर भारी मशीन गनों से हमला कर देती है, लेकिन डेक अपनी फुर्ती और चालाकी से सूट के हमलों को चकमा देता है। वहीं थिया कालिश्क के विशाल कंटेनर के पास पहुंचती है। लॉक नहीं खुल रहा था।
तभी एक गार्ड आता है। थिया उसके सामने टेसा होने का नाटक करती है। जैसे ही गार्ड करीब आता है वो उसे खत्म कर देती है और उसकी आंखों के रेटिना का इस्तेमाल कर लॉक खोल देती है और एक भयानक दहाड़ के साथ कलिश्क आजाद हो जाती है। मैदान सज चुका है। टेसा अपने विशाल मेज सूट से डेक को कुचलने ही वाली थी कि तभी आजाद हुई कलिश्क वहां पहुंच जाती है। कलिश्क गुस्से में टेसा के रोबोटिक सूट पर टूट पड़ती है और टेसा का कवच बहुत मजबूत है, पर डेक अपनी एसिड वाली तलवार से सूट के जोड़ों पर हमला करके उसे कमजोर कर देता है। जैसे ही कवच टूटता है कालिश्क टेसा को जिंदा ही निगल जाती है। उसके शांत होने के बाद कालिश्क के सामने डेक, थिया और नन्हा बर्ड आते हैं। अपनी मां को सुरक्षित देखकर बर्ड की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। डेक भी उसके पास आता है। उसे समझ आ गया है कि असली ताकत किसी को मारने में नहीं बल्कि बचाने में है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक कलिश्क के शरीर में हलचल होती है। टेसा मरी नहीं थी, वो पेट को चीरकर बाहर निकल आती है, जिससे कलिश्क की मौत हो जाती है। बर्ड अपनी मां का इस तरह से अंत देखकर रोने लगता है। टेसा के सिर पर खून सवार है। वो थिया से कहती है गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है और उस पर निशाना लगाती है। इससे पहले कि वो उसे मारती, डेक की तलवार पीछे से टेसा के सीने के पार हो जाती है। टेसा घुटनों पे गिरती है और नन्हा बर्ड अपनी मां की मौत का बदला लेते हुए एक ही झटके में टेसा का सिर धड़ से अलग कर देता है। इंसानी लालच का अंत हुआ। डेक, थिया और बर्ड अब एक नया क्लैन बन चुके हैं। डेक स्पेसशिप में अब अपने ग्रह पर वापस लौटता है। वो सीधा अपने पिता और क्लैन लीडर निजोर के सामने खड़ा होता है और टेसा का कटा हुआ सिर उनके कदमों में फेंक देता है। निजोर नफरत से हंसता है, तुम अभी भी कमजोर हो, तुम इस क्लैन का हिस्सा नहीं बन सकते। वो अपने दो बेहतरीन योद्धाओं को डेक को मारने भेजता है, पर डेक अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। वो पलक झपकते ही दोनों को ढेर कर देता है। अब निजोर खुद मैदान में उतरता है और दोनों के बीच महायुद्ध शुरू होता है। लेकिन जल्द ही निजोर को समझ आ गया कि डेक अब बहुत परिपक्व हो गया है, वो उसका सामना नहीं कर सकता। तो वो अपनी गायब होने की शक्ति का इस्तेमाल करता है, पर डेक तैयार था। उसे पता था कि ये होगा। वो अपने स्पेसशिप से चारों तरफ रेत की बौछार कर देता है। रेत की वजह से अदृश्य निजोर की हर हलचल साफ दिखने लगती है। डेक फुर्ती से अपने पिता का हाथ काट देता है और उसे वहीं घुटनों पर ला देता है। निजोर हार मान लेता है और गर्व से कहता है, तुम अपने भाई से भी बड़े योद्धा निकले, आओ इस क्लैन के हिस्सा बनो। डेक शांत भाव से कहता है, मेरा अपना क्लैन पहले से है। तभी पीछे से विशालकाय हो चुका बर्ड उसका सिर चबा देता है। दरअसल डेक यहाँ क्लैन में शामिल होने नहीं बल्कि अपने भाई का बदला लेने आया था, जो अब पूरा हुआ। वो अपने पिता के गैजेट से इनविजिबिलिटी डिवाइस निकालता है और अपने सूट में फिट कर लेता है। अब डेक, थिया और भीमकाय हो चुका बर्ड एक साथ खड़े हैं। उनका अब अपना क्लैन है, जिसमें कमजोर ताकतवर नहीं, सिर्फ रक्षा और सम्मान है। लेकिन तभी पीछे निजोर के बाकी साथी उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे अपने लीडर की मौत का बदला लेना चाहते हैं। पर तभी पीछे आसमान में एक बहुत बड़ा और चमकता हुआ एयरक्राफ्ट आने लगता है। थिया पूछती है वो कौन है, जबकि डेक की आंखों में पहली बार सुकून दिखता है। वो कहता है इस शिप के अंदर मेरी माँ है। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। उम्मीद है आपको ये अनूठी और इमोशनल कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही और कहानियां जल्दी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।